बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद वहां अंतरिम सरकार का गठन हो गया है। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं तो दी गई, लेकिन साथ ही बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात भी उठाई गई। बांग्लादेश में परिस्थितियां कब तक पूरी तरीके से सामान्य हो जाएंगी? अल्पसंख्यक हिंदू अगर वहां पर सड़कों पर निकल रहे हैं अपनी सुरक्षा को लेकर, तो क्या वहां की सरकार इस बाबत कदम उठाएगी? और साथ ही शेख हसीना जो कि लगातार उसके बाद से हिंदुस्तान में है, उनका आगे क्या होगा? ढाका की सड़कों पर जिंदा रहने का हक मांगती हजारों की भीड़ बांग्लादेशी हिंदुओं की है। सरहद के इस पार शरण के लिए निहारते हजारों की भीड़ में इकट्ठे ये भी बांग्लादेशी हिंदू हैं। जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं, इस इलाके में लगभग 1200 से 1500 के आसपास जो बांग्लादेशी हिंदू हैं वो पहुंच चुके थे, आ गए थे शरण लेने के लिए, और उन्हीं के लिए इस वक्त ये टेम्पररी फेंसिंग की गई है। अल्पसंख्यकों को दर्द देता अनिश्चित, अराजक, अशांत, ये आज का नया बांग्लादेश है। ভয় লাগে, ভয় ডর আছে কোথাও? তো ভয় হিন্দু হিন্দু বলে ভয়। The last few days back, this all Hindus communities afraid. एक सप्ताह बीतने पर भी शांति नहीं। बांग्लादेश में सैनिकों पर हमला हो रहा है। दुनिया स्तब्ध है इस नए बांग्लादेश में उपजे अल्पसंख्यकों के संकट पर। हालांकि अवामी लीग की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हसीना फिर से लौटेंगी। এখনো বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের তৃণমূল নেতাকর্মীরা অত্যন্ত আতঙ্কের মধ্যে দিনাতিপাত করতেছে। সব নেতৃত্ব তাদের নিজেদেরকে প্রকাশ করতেছে না। সবাই নিজের সেফটির জন্য নিজেরা হাইড করে রাখছে। शेख हसीना ने अमेरिका पर साजिश का आरोप लगाते हुए बांग्लादेश के नाम संदेश जारी किया। मुझे सत्ता से हटाने के लिए ये साजिश रची गई। इस साजिश में अमेरिका शामिल था। सेंट मार्टिन द्वीप नहीं देने की वजह से अमेरिका ने ये योजना बनाई। मुझे लाशों का जुलूस न देखना पड़े, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। वे लोग छात्रों की लाशों पर सत्ता में आना चाहते थे। मैंने ऐसा नहीं होने दिया। मैं सत्ता में बनी रहती अगर सेंट मार्टिन द्वीप की संप्रभुता का त्याग करती। मैं लोगों से कट्टरपंथियों के बहकावे में नहीं आने की विनती करती हूँ। नई सरकार बन गई, नया कार्यवाहक मुखिया मिल गया, लेकिन बांग्लादेश को अभी शांति की राह नहीं मिली। तारीनुज बैठा, छात्रों का परामर्श करके एक टीम बनाया, वो टीम से बैठा। ये टीम थोड़ा दिन अच्छा चलेगा, ज्यादा दिन अच्छा नहीं चलेगा। नए बांग्लादेश को पुराने न्यायाधीश मंजूर नहीं। नए बांग्लादेश को रिश्तों की पुरानी कहानियां मंजूर नहीं। कट्टरपंथ नए बांग्लादेश की नई तस्वीर है। तरह से 5 अगस्त के बाद पूरे देश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसक घटनाएं शुरू हुई। मंदिरों को जलाया जाने लगा, उनकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जाने लगा। ढाका की सड़कों पर हजारों की संख्या में हिंदू उतरे हैं। नए बांग्लादेश की व्यवस्था हाथों में डंडे लिए घूम रहे प्रदर्शनकारियों के हाथों में है। ना पुलिस, ना कानून, ना प्रशासन, ये नए बांग्लादेश की नई सुबह है। जहाँ तक बांग्लादेश की बात है, भारत के साथ भारत और बांग्लादेश रिश्ते मजबूत होना हमारे लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है उसके ऊपर बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। ये बांग्लादेश एक लिंचपिन है। अगर बांग्लादेश अनस्टेबल हो गया तो हमारी नॉर्थ ईस्ट अनस्टेबल हो जाएगी। म्यांमार पहले से ही अनस्टेबल है, और जो एक हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है इसके ऊपर मैं कहता हूँ काफ़ी स्लो डाउन हो जाएगा। ये कह सकते हैं, बंद तो नहीं होगी लेकिन काफ़ी हद तक स्लो डाउन हो जाएगा।
और दूसरी दो बातें, एक तो लॉन्ग टर्म थ्रेट है टेररिज्म को फिर से बढ़ावा होने का, और दूसरा इलीगल इमिग्रेशन का। तख्ता पलट सिर्फ सरकार का नहीं हुआ, तमाम अल्पसंख्यकों के नसीब का भी हो गया। कहां जाए, कहां छुपे, कैसे जान बचाएं, किसे अपना दर्द दिखाएं, जो दिन का जोड़ा वो कैसे संभाले, सब छूट गया, सब छूटा जा रहा है। अभी तख्ता पलट का बहाना है, वरना हालात तो ऐसे होते जा रहे हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर काम कर रही संस्था AKS की एक रिपोर्ट के अनुसार 2012 से 2021 के बीच 9 वर्षों में अल्पसंख्यकों को 3679 बार हमलों का सामना करना पड़ा। इस दौरान 1678 मामले धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ और हथियारबंद हमलों के थे। 2014 के बाद से हिंदुओं को बड़ी संख्या में निशाना बनाया गया। शेख हसीना के खिलाफ प्रदर्शन था, उनकी सरकार के खिलाफ गुस्सा था। इस गुस्से में हिंदू मान्यताएं, हिंदू पूजा पाठ, हिंदू रीति रिवाज कहां से आ गए? शाम पे लगभग 5:30 से 5:30 बजे में जो मुसल्ली है, जो लगभग 500 से 1000 आदमी आया, तो हमारा इधर से घुसकर सब कुछ तोड़ फोड़ किया। साथ से उन लोग हमारा मंदिर पे अग्नि संयोग किया और गन पाउडर और इधर बोमा भी हमको निक्षेप किया। आप देख सकते हैं ये सारी सब कुछ तोड़ फोड़ किया। ये जो हमारा जो मंदिर का जो सीलिंग वो भी टूट गया, बोम निक्षेप करने के बाद। 2021 में नुआखाली में इस्कॉन मंदिर पर हमला किया गया, मंदिर में तोड़फोड़ हुई, श्रद्धालु पीटे गए। 2021 में ही दुर्गा पंडालों पर कट्टरपंथियों ने हमला किया, 3 की मौत हुई, 500 से ज्यादा घायल हुए। 2022 में हाजी सैफुल्लाह की अगुवाई में 200 लोगों ने ढाका के वारी में इस्कॉन मंदिर पर हमला किया, जमकर तोड़फोड़ और लूटपाट की गई, कई लोग घायल हुए। 2024 में इस्कॉन टेम्पल ही फिर निशाने पर रहे। 5 अगस्त के बाद बांग्लादेश में जो कुछ भी शुरू हुआ, उसके बाद सबसे बड़ी जो चिंता थी वो यहाँ रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं के मन में थी कि आखिर होगा क्या। कई जगहों पर धार्मिक स्थानों को निशाना बनाया गया, उनकी संपत्तियों को निशाना बनाया गया। हम इस समय बांग्लादेश में हैं, ढाका में ये इस्कॉन मंदिर है। हालांकि यहाँ पर कोई हमला नहीं हुआ था, लेकिन इसके अलावा जो भारत से लगती हुई जो सीमाएं हैं, जो जिले हैं, उन इलाकों पर सबसे ज्यादा इसका असर पड़ा था। और अब आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये दरअसल इस्कॉन मंदिर में, और यहाँ रहने वाले वो लोग हैं, पुजारी और जितने भी हिंदू, लगभग हजारों की संख्या में जो हिंदू ढाका में रहते हैं, वो यहाँ के नियमित पुजारी हैं और पूजा करने के लिए आते हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं ढाका के इस्कॉन मंदिर में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मन में एक शंका जरूर है, स्थिति को लेकर के डर है। दुनिया के तमाम देशों तक बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की पुकार पहुंच रही है। भारत में भी इसको लेकर गुस्सा है, कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और राजनीति भी। कि दुनिया के किसी कोने में कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसके प्रति आवाज उठा सके, क्योंकि उसमें भी उन्हें लगता है कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो कहीं यहाँ उनका वोट बैंक न खिसक जाए। वोट बैंक भी जिनको दुनिया के अंदर होने वाले किसी अत्याचार में वोट बैंक दिखाई देता हो, वो आपकी हितैषी कैसे हो सकते हैं? याद रखना, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही थी अभी, वहां 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। अगर बांग्लादेश में बात हुई है, हमारे पड़ोसी है, पाकिस्तान जिस हालत में हम तो देख ही रहे हैं। लंका में क्या हुआ, इजराइल में क्या हुआ, इजराइल में क्या हो रहा है, अन्य सारे देशों में क्या हो सकता है, तो ये तो कहीं भी कभी भी हो सकता है। और इसलिए मैं कहता हूं कि जो भी सत्ता में बैठे लोग हैं, उन्होंने इस मर्यादा का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि जनता सर्वोच्च होती है और जनता का न्यायालय सर्वोच्च होता है, तो उनका फैसला बहुत ही गंभीर होता है। कि कुछ लोग हर क्राइसिस में कम्युनल, क्रिमिनल, कॉन्स्पिरेसी के कंपटीशन और कारीगर बन जाते हैं। तो जो लोग इस तरह के क्राइसिस में कम्युनल, क्रिमिनल, कॉन्स्पिरेसी के कंपटीशन में लग जाते हैं, उनको एक बात समझना चाहिए कि संकट में आप कंटक बनने की कोशिश मत करो। बांग्लादेश में जमात की तरफ से ये स्वीकार किया जाता है
कि अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं। वहां सरकार के नए जो अगुवा हैं उनकी तरफ से अपील की जाती है कि अल्पसंख्यकों को निशाना न बनाया जाए। फिर भी कट्टरपंथियों के पैरोकार कहते हैं कि ये इक्का दुक्का मामले हैं, ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। हालांकि तब सवाल ये भी उठता है कि बांग्लादेश में ये आज की बात नहीं है, पिछले कुछ समय से सुनियोजित तरीके से मानो अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा था। 1951 में बांग्लादेश वाले हिस्से में मुस्लिम आबादी 76% थी और हिंदू आबादी 22% थी। 2022 तक मुस्लिम आबादी 91% हो गई और हिंदू 8% रह गए। सब टाइम में हिंदू लोग अटैक होता है। अभी बहुत ज्यादा अनसिक्योर फील कर रहा है और थोड़ा थोड़ा बहुत परिचित हिंदू लोग बॉर्डर क्रॉस किया, इंडिया में भागा। कहां गई इतनी बड़ी हिंदू आबादी बांग्लादेश के हिस्से से? एक रिपोर्ट के अनुसार 1964 से 2023 के बीच धार्मिक उत्पीड़न के कारण 11 मिलियन हिंदुओं ने बांग्लादेश छोड़ा। हर साल करीब 2,30,000 हिंदुओं ने पलायन किया। 2011 की जनगणना में भी हिंदू बांग्लादेश में 8.5% थे, लेकिन 2022 में यह आंकड़ा 8 से भी नीचे रह गई। बांग्लादेश का राजकीय धर्म इस्लाम है, लेकिन 2011 में आवामी लीग सरकार ने प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता को शामिल किया। शेख हसीना के नेतृत्व में एक धर्मनिरपेक्ष आवामी लीग सरकार थी। तब भी हिंदुओं की संख्या जिस गति से घटी, उन पर धार्मिक हमले और उत्पीड़न होते रहे, ये चिंतनीय है। We want safety, we want security, we want to stay here Bangladesh peacefully. बांग्लादेश में जगह जगह हिंदू अपने अस्तित्व और अधिकारों के लिए सड़कों पर निकले हैं, अपनी मांगे लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंदू भाई हैं जिनके साथ आप इतने सालों तक यहाँ रहते हैं, क्या वो आज की तारीख में बांग्लादेश में सेफ हैं, सुरक्षित हैं? अब तक हम 100% श्योर नहीं कि वो 100% सेफ है, क्योंकि अभी तक पुलिस सचल नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग अभी तक 100% श्योर नहीं कि वो लोग सेफ है। जब पुलिस रोड पर निकल जाएगा तब हम लोग 100% श्योर होंगे कि वो लोग सेफ है। यूनाइटेड नेशन सहित कई देशों की तरफ से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर आलोचना के स्वर सुनाई दे रहे हैं। सवाल फिर यही है, बांग्लादेश के अल्पसंख्यक कहां गए? कट्टरता बढ़ी तो लोकतंत्र का सवाल बांग्लादेश के सामने ही बड़ा हो जाएगा। ऐसे में अल्पसंख्यकों और हिंदुओं के हितों को सोचेगा कौन? बांग्लादेश में यह हालात बने कैसे कि शक्तिशाली समझी जाने वाली प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा? बांग्लादेश में इतना सब कुछ सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने ही किया, या फिर ये कोई अंतरराष्ट्रीय साजिश है? ये माना गया है कि आरक्षण के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन हुआ और ये प्रदर्शन इतना उग्र होता चला गया कि शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन क्या बांग्लादेश के आज का सच यही है? क्या वाकई सिर्फ छात्रों के उग्र प्रदर्शन के चलते बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ? छात्र नेताओं में 3 नाम सबसे ऊपर आते हैं। नाहिद इस्लाम ढाका यूनिवर्सिटी का छात्र, आसिफ महमूद ढाका यूनिवर्सिटी का छात्र, अबू बकर मजूमदार ढाका यूनिवर्सिटी का छात्र। यह माना गया कि इन 3 छात्रों ने सारे आंदोलन का नेतृत्व किया, लेकिन बांग्लादेश के तख्ता पलट के पीछे एक थे पाकिस्तान, चीन और अमेरिका का हाथ होने की भी चल रही है। सचिव, इलेक्शन हुए, शेख हसीना जीती और उनके जीतने के बाद ये अचानक सिचुएशन अचानक बिगड़ी या किसी ने बिगाड़ी? ऑफ कोर्स ये मैं आपको कहते नहीं सकता ये क्या किया है, बट हमारा संदेह है मे बी पाकिस्तान, मे बी अमेरिका, के जाने। लेकिन पाकिस्तान और अमेरिका आपको क्यों लगता है कि वो ऐसा कर सकते हैं? पाकिस्तान तो करेंगे बिकॉज they don't want a strong government in Bangladesh. They want to bother India from the eastern side. America, they don't want a strong government. They want a weak government. So they want a government that they can control.
and they cannot control Sheikh Hasina. माना जा रहा है कि बांग्लादेश में छात्रों का आंदोलन खड़ा करने के लिए पाकिस्तान ने इस्लामिक छात्र शिविर का सहारा लिया। ये जमाते इस्लामी का छात्र संगठन है। ये भी माना जाता है कि जमाते इस्लामी के ISI से गहरे रिश्ते हैं और वो इसे फंडिंग भी करता है। शेख हसीना के आरोप जमाते इस्लामी पर लगते रहते थे। उन्होंने अगस्त महीने की 1 तारीख को जमात और शिविर दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब से 17 साल पहले यानी 2007 में बांग्लादेश की सेना ने वहां की सत्ता पर कब्जा कर लिया था। उस समय शेख हसीना और खालिदा जिया दोनों ही भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में थी। तब सेना ने नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव दिया था। 17 साल बाद फिर वही हालात हुए, लेकिन इस बार यूनुस ने अंतरिम सरकार चलाने की जिम्मेदारी संभाली। बांग्लादेश की राजनीति में मोहम्मद यूनुस क्यों है पिछले 1.5 दशक से इतने जरूरी, और क्यों बांग्लादेश में उनके नाम पर बनी सबकी सहमति? 17 साल पहले मोहम्मद यूनुस के घर चलकर बांग्लादेश की सत्ता आई थी। उन्होंने तब मना कर दिया। अब फिर सत्ता ने समर्थन मांगा तो स्वीकार कर लिया। नए बांग्लादेश की थीम उनके मन में है और चल रही हिंसा को लेकर नाराजगी भी। संयोग की बात है कि मोहम्मद यूनुस कभी शेख हसीना के पिता के कट्टर समर्थक थे। शेख हसीना यूनुस के प्रशंसकों में थी। यूनुस को बांग्लादेश में गरीबों की बैंकर और गरीबों का दोस्त कहा जाता था। लेकिन बात बिगड़ी 2007 से। 2007 में यूनुस ने नागरिक शक्ति नाम से राजनीतिक पार्टी बनाई। 2008 में हसीना सरकार ने उनके पीछे जांच एजेंसियां लगा दी। 100 से अधिक मुकदमे उन पर दर्ज हुए। इसके बाद दोनों आमने सामने आ गए। अर्थशास्त्री यूनुस ने बांग्लादेश में कर्ज नीति बनाई, जिसकी वजह से 1983 में बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की नींव पड़ी। उनकी नीति को दुनिया के कई देशों ने अपनाया। 2006 में मोहम्मद यूनुस को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार के बाद ही यूनुस ने राजनीतिक पार्टी बनाई। तब ये कहा गया कि उनके पीछे सेना का हाथ था। हालांकि पार्टी बनाने के 76 दिन बाद ही उन्होंने पार्टी छोड़ दी और राजनीति से संन्यास ले लिया। राजनीतिक अदावत ने शेख हसीना और मोहम्मद यूनुस को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया और अब हालात ने शेख हसीना को देश से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। मोहम्मद यूनुस नई व्यवस्था के चीफ एडवाइजर हैं। बांग्लादेश में तेजी से बदलते राजनीतिक हालात पर पूरी दुनिया की नजर है, लेकिन पड़ोसी होने के नाते सबसे अधिक असर भारत पर पड़ने की गुंजाइश है। इसीलिए भारत ने पूर्वी सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। बीते कुछ समय में भारत के कई पड़ोसी देशों में अस्थिरता बढ़ी है। भारत के लिए ये गंभीर चिंता की बात 2 कारणों से है। एक तो वहां भारत विरोधी ताकतें खड़ी हो रही है, दूसरा चीन भी वहां अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार में किसी न किसी तरीके से चीन का दखल बढ़ा है। भारत को समझना होगा ये संयोग है या प्रयोग। भौगोलिक नक्शा तो वैसा ही है, लेकिन राजनीतिक नक्शा ही रंग बदलने लगे तो चिंता लाजमी है। एक नजर देखिए। चीन भारत के साथ युद्ध कर चुका है, सीमा विवाद बढ़ा रहा है, भारत की जमीन पर दावा करता है। अफगानिस्तान में कट्टरपंथी तालिबान का शासन है, चीन का बड़ा निवेश और नजर रहती है। पाकिस्तान अस्थिर देश, कट्टरपंथियों और आतंकवादियों का आश्रयदाता, भारत का घोर विरोधी और चीन के बेहद करीब। श्रीलंका में 2022 में दिवालिया होने के बाद गृह युद्ध की स्थिति बनी, चीन का भारी निवेश है। मालदीव के नए राष्ट्रपति का चीन की तरफ झुकाव, भारत विरोधी भावना। नेपाल अस्थिर राजनीति वाला देश, 16 साल में 14 सरकारें बनी, चीन की तरफ बढ़ा झुकाव। भूटान चीन की तरफ बढ़ा रहा है झुकाव, चीन के साथ सीमा समझौते की तरफ बढ़ता देश। म्यांमार सेना का शासन, जिसे माना जाता है चीन का समर्थक, भारत में घुसपैठ होती रहती है। और अब तक बांग्लादेश में शेख हसीना के शासन तक स्थिति बेहतर थी। कट्टरपंथियों का दबदबा बढ़ने की आशंका, भारत के भारी निवेश और सीमा सुरक्षा पर खतरा। बांग्लादेश में ताजा घटनाक्रम एक खास पैटर्न की तरफ इशारा करता है। माना जा रहा है कि अब ये देश आधिकारिक तौर पर चरमपंथी सोच वाला हो जाएगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मालदीव में भी यही बात दिखती है। भारत के आसपास देशों का बदलता राजनीतिक नक्शा चिंताएं बढ़ाने वाला है, क्योंकि इन देशों में चीन की ताकत बढ़ रही है और भारत का विरोध भी।
भारत वेट एंड वॉच की स्थिति में जरूर है, लेकिन सामने से आता खतरा भी भांपना जरूरी है, क्योंकि बांग्लादेश में अब चीन को प्रभुत्व बढ़ाने का मौका मिलेगा, जो भारत के लिए अच्छी बात तो बिल्कुल नहीं हो सकती। हमको बहुत बड़े पैमाने पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की सिक्योरिटी को बढ़ाना पड़ेगा। हमारे जो डायस्पोरा हैं बांग्लादेश में, उनकी सिक्योरिटी की चिंता भी बड़ी बढ़ गई है। वहाँ कम से कम 10% पॉपुलेशन जो है हिंदू है, उनके टेम्पल जलाए जा रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी लूटी जा रही है, उनके ऊपर भी घात लगा के हमले किए जा रहे हैं। ऐसे में बहुत ज़बरदस्त हमारे लिए चिंता का विषय है। फिर नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी सब स्टेट्स में तकरीबन ख़त्म हुई। वो उसकी मुख्य वजह थी कि शेख हसीना ने इंसर्जेंट्स को कोई सेफ सेंचुरी बांग्लादेश में नहीं दी। अभी आने वाली सरकार जो है, क्या उनकी सेफ सेंचुरी रोक सकेगी या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर ये विक्ट्री है एंटी इंडियन फोर्सेस की, जिसमें ISI और चीन का मुख्य रोल है। इससे पहले भी बांग्लादेश में तख्ता पलट की स्थितियां सामने आई हैं। भारत ने उनका मुकाबला रणनीतिक, राजनीतिक और कूटनीतिक तौर पर किया, लेकिन इस बार का तख्ता पलट कैसे हालात बनाएगा, इस पर भारत सतर्क है। चुनौतियां बढ़ेंगी, इसमें किसी को कोई शक नहीं। बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनिस तक भारत सरकार अपनी बात पहुंचा चुकी है। What was particularly worrying was that minorities, their businesses and temples also came under attack at multiple locations. बांग्लादेश से भारत का लंबा बॉर्डर लगता है। बदले हालात सुरक्षा की पुख्ता समीक्षा की जरूरत भी बता रही है, क्योंकि चुनौतियों के नए मोर्चे पर बार बार बायकॉट इंडिया मुहिम चलाने वाला नया बांग्लादेश है। बांग्लादेश में इस तरह की राजनीतिक अस्थिरता कोई नई बात नहीं। बांग्लादेशी सेना की ऐसी भूमिका कोई नई बात नहीं है। बांग्लादेश का वो इतिहास भी हम आपको दिखाते हैं जहां वो अपने ओरिजिनल देश यानी कि पाकिस्तान जैसा ही कुछ कुछ नजर आता है। लोकतंत्र पाकिस्तान में हमेशा सेना के पैरों के नीचे दबा रहा। आज तक एक भी प्रधानमंत्री एक पूरा कार्यकाल नहीं कर पाया। बांग्लादेश का जन्म पाकिस्तान से पीड़ित होकर हुआ था, लेकिन उसने भी पाकिस्तान की ही राह पकड़ी और स्वस्थ लोकतंत्र पनपने से पहले ही बार बार कुचल दिया। बांग्लादेश का जन्म 1971 में हुआ था, लेकिन जन्म के 4 साल बाद ही बांग्लादेश में लोकतंत्र का गला दबा दिया गया। 5 अगस्त 1975 को मुट्ठी भर सैनिकों ने बांग्लादेश के संस्थापक और जनक कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान के पूरे परिवार की हत्या कर दी। सिर्फ उनकी बेटी शेख हसीना और शेख रेहाना बची। आरोप मेजर जनरल जियाउर रहमान पर लगा। नवंबर महीने की 3 तारीख को दूसरा तख्ता पलट हुआ, जिसमें मुजीब समर्थक खालिद मुशर्रफ के हाथ में सेना की कमान है। लेकिन 4 दिन बाद 7 नवंबर को फिर तख्ता पलट हुआ और मुशर्रफ की हत्या कर दी गई। सत्ता मेजर जनरल जियाउर रहमान के हाथों में आ गई। जियाउर रहमान ने 1978 में BNP पार्टी बनाई और आम चुनाव जीता, लेकिन 1981 में उनकी सत्ता उखाड़ फेंकी गई। 24 मार्च 1982 को लेफ्टिनेंट जनरल हुसैन इरशाद ने तख्ता पलट करके सरकार बनाई, संविधान निरस्त किया और मार्शल लॉ लागू किया। 1990 तक वो राष्ट्रपति बने रहे। 1991 में जनरल जियाउर रहमान की बेगम खालिदा जिया प्रधानमंत्री बनी। 1996 में शेख हसीना ने सत्ता पर कब्जा किया। 2001 में मजहबी दलों के साथ मिलकर खालिदा जिया ने सरकार बनाई। 2007 में फिर सैन्य तख्ता पलट हुआ, जिसमें सैन्य समर्थित कार्यवाहक सरकार बनी। 2008 में शेख हसीना सत्ता में लौटी और तब से वो प्रधानमंत्री थी। बांग्लादेश का राजनीतिक इतिहास पाकिस्तान से अलग नहीं है और आज दोनों राजनीतिक अस्थिरता के मुकाम पर खड़े हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार बनते ही प्रधानमंत्री मोदी ने अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को बधाई दी और जल्द ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के साथ विकास के रास्ते पर भारत बांग्लादेश को आगे बढ़ने का विश्वास जताया। क्या शेख हसीना की जगह जिम्मेदारी संभाल रहे यूनुस भारत की इन आकांक्षाओं को समझेंगे? भारत बांग्लादेश रिश्तों पर अब क्या असर पड़ेगा? शेख हसीना की संतुलित नीतियों का असर भारत के साथ रिश्तों पर हमेशा पड़ता था, लिहाजा अब जब हालात बदले हैं तो असर पड़ना लाजमी है। दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी है बांग्लादेश।
दोनों देश मिलकर कई प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रहे हैं। सबसे अहम है भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन। बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी भारत ने बहुत काम किया है। बदली परिस्थितियों में हालात सामान्य नहीं हुए तो असर पड़ना तय है। छोटा देश है, उन्होंने इतने टैंक्स लिए हैं अभी चाइना से। एक पूरी आर्मर डिवीजन है बांग्लादेश की सेना में और 10 इन्फेंट्री डिवीजन हैं, तो टैंक्स काय के लिए चाहिए? चलिए हम बोल सकते हैं कि प्रोफेशनल आर्मी है और 80% इक्विपमेंट आज उनका इंपोर्ट जो हो रहा है वो चाइना से आ रहा है। शेख हसीना का भारत से राजनीतिक ही नहीं, भावनात्मक रिश्ता भी है। भारत की चिंताओं को समझते हुए उन्होंने अलगाववाद, आतंकवाद और कट्टरपंथ के खिलाफ लगाम कसी रखी। इसके अलावा चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की कूटनीति भी वो अच्छी तरह समझती हैं। भारत को सरहद पर अब पहले से ज्यादा सतर्क रहना होगा। जिस तरह तख्ता पलट हुआ वो चीन के लिए माकूल स्थिति है। पड़ोसी देशों की अस्थिरता का वो कूटनीतिक, रणनीतिक और राजनीतिक लाभ तुरंत लेता है। बांग्लादेश में अगर चीन का दखल बढ़ा तो चिंता भारत की भी बढ़ेगी। तो चीन चाहता क्या है कि किसी प्रकार से जो स्टेट ऑफ मलाक्का से उनका तेल जाता है, 80% तेल जो एक चोक पॉइंट है वो ना जा करके यहाँ से गुजरे और बांग्लादेश म्यांमार से होते कुन में, यानी कि चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर में किस प्रकार से बांग्लादेश की मदद लेकर के। तो चीन का अपना इंटरेस्ट है, कोई भी नहीं, चीन नहीं चाहता है कि बांग्लादेश पे भारत का किसी प्रकार से भी कोई अच्छा तालमेल रहे। इसके अलावा भारत बांग्लादेश लंबी सीमा रेखा साझा करते हैं। अगर यहाँ हालात बिगड़े तो भारत को एक और मोर्चा खोलना पड़ सकता है। शेख हसीना के दौर में बांग्लादेश में लंबे समय तक हालात राजनीतिक तौर पर स्थिर बने रहे, लेकिन वो अध्याय अब बीत चुका है और कमान अब कार्यवाहक सरकार के पास है। अल्पसंख्यकों पर हमले अगर नहीं रुके या उनके मन में फिर से विश्वास नहीं लौटा तो ये बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय छवि के लिए बड़ा धक्का होगा। में जो रहने वाले हिंदू हैं उनके बीच भी अभी भी डर या चिंता का माहौल है। अभी बहुत डर लग रहा है सब लोग का, ठीक है, लेकिन हमारा जो मंदिर, हमारा जो लोग हिंदू समाज का हमला हो रहा है, सब डर बुक माने घर पे रहते हैं, बाहर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, बहुत घबराए हैं लोग। जो आप लोग सब ढाका में ही रहते हैं जी? जो दूसरे इलाके हैं, बॉर्डर वाले इलाके हैं, वहाँ से किस तरह की जानकारी आपको मिल रही है? प्लीज। Hello, really now we are just passing a trouble time, a dangerous time. Some stranger here, not only here, everywhere is in our country, especially Hindu attacking, rioting, and snatching. So that really now we want to say, really please save us, only one. जाहिर है जो किसी देश में रहता है वहाँ का नागरिक है, वो नहीं चाहता कि किसी और समुदाय के लोग आके इसकी सुरक्षा करें, क्योंकि सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की, सुरक्षा तंत्र की होती है। तो ऐसी स्थिति आखिर आई ही क्यों जब मुस्लिम समाज के लोगों को ये कहना पड़े कि हम आपकी हिफाजत करेंगे। दरअसल ये भी एक अच्छी स्थिति होती है कि आप अपने से कमजोर तबके को, जो अल्पसंख्यक है, उनकी हिफाजत करें, लेकिन हमला करने वाले आखिर थे कौन? और अगर उन्हें पहले समय रहते रोक लिया जाता तो ये स्थिति बांग्लादेश की क्यों होती? ये तमाम जो हिंदू समाज के लोग हैं वो इतनी देर शाम ढाकेश्वरी मंदिर में यहाँ क्यों बैठे होते? राजधानी है, पूरी दुनिया की नज़र है, तो बहुत कुछ पता चल जाता है। उन इलाकों के बारे में सोचिए जहाँ न कैमरा जा पाता है, न लोगों की आवाज़ पहुँच पाती है। मौजूदा घटनाक्रम का असर पड़ना तय है, क्योंकि न तो हालात स्थिर हैं और न ही सरकार। हालांकि कमान नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस के हाथों में है, लेकिन नीतियों को लागू करने के लिए देश का माहौल भी शांतिमय होना जरूरी है। शेख हसीना ने सारी साजिश का आरोप अमेरिका पर लगाया। माना यह भी जा रहा है कि बांग्लादेश के कई संगठनों ने पाकिस्तान के इशारे पर प्रदर्शन को उग्र बनाया, जिसमें परोक्ष रूप से चीन की भी भूमिका हो सकती है। ऐसी स्थिति में बांग्लादेश के पास अपनी संप्रभुता को बनाए रखने का सवाल सबसे बड़ा होगा।